नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गणपत पूनिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सबकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी, ये मेरा विश्वास है। हम आज इस सेशन में बात करेंगे मनोविज्ञान के अंतर्गत। जो हमारा पिछला जो सेशन चला था अधिगम के अंतर्गत, हमने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ लिया, पावलोव का नियम पढ़ लिया। आज उसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें नियम आता है स्किनर का। नाम तो आपने सुना ही होगा स्किनर, क्योंकि आपने मनोविज्ञान रीड के अंतर्गत पढ़ी है, तो आपने स्किनर का नाम बिल्कुल सही तरीके से सुना है और सही तरीके से समझा भी होगा। यदि आपने नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई है नहीं ऐसी कि भाई आपने नहीं सुना है तो कोई पहाड़ गिर जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम किस लिए हैं। आज हम बात करेंगे जो स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या फिर सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। क्या है इस सिद्धांत के अंतर्गत अलग अलग नाम इसके ऑप्शन में क्यों दिए गए हैं? नाम आपको पूरे याद, आपको रटने ही पड़ेंगे, इसके लिए समझने वाली कोई ट्रिक नहीं है। नाम आपको पूरे के पूरे आपको रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या है। जरूरी नहीं है कि आपका ये आएगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, नहीं, ये भी दे सकता है उसमें ऑप्शन कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। अब यदि आपने एक नाम याद कर लिया है, फिर आप कहोगे सर हमने तो ये एक नाम नहीं भाई, जितने भी सिद्धांत, जैसे पावलोव के सिद्धांत के 4-5 नाम है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के 4-5 नाम है, उसी प्रकार प्रत्येक सिद्धांत के एक से ज्यादा नाम है। आप उस नाम को आराम से समझने के साथ साथ एक पूरा अलग से एक पेज में इंडेक्स बना के आप उसको नोट कर लो और डेली टू डेली उसको देखते जाओ, वो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। तो क्या कहा गया स्किनर ने? स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिसका पूरा नाम B.F. स्किनर है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1938 के अंतर्गत। इस चीज को आप याद रखें, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्किनर ने जो अपना सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है, वो कब प्रतिपादित किया था? तो सीधा आता है 1938 के अंतर्गत। स्किनर का प्रयोज्य क्रियाशीलता रहते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा गया है। प्रायोगिक क्रियाशील यानी किसी काम को करके सीखने की जो क्रिया होती है ना, या किसी पर हम बिल्कुल विस्तार से हम प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी चीज, जैसे हम बाइक पे बैठे और स्टार्ट की निकल गए, उस पे बैठने से पहले उसके बारे में विचार करनी चाहिए। इसमें कितने गियर लगते हैं, ये पेट्रोल से चलती है, गैस से चलती है, डीजल से चलती है, उस सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि प्रायोगिक क्रियाशीलता रहते हुए, इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर ने चूहे व कबूतर दो पर इन्होंने प्रयोग किया था। चूहे पर पूछा जाए तो 1938 के अंतर्गत, और कबूतर पर पूछा जाए तो 1943 पर। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पर किया है, तो सबसे पहले किस पर प्रयोग किया गया? इस चीज को आप याद रखें। तो सबसे पहले किस पर किया गया था? चूहे पर 1938 के अंतर्गत, और बाद में यह प्रयोग कबूतर पर किया गया 1943 के अंतर्गत। इंपोर्टेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती है। देखो, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कि आपसे सीधा मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछेगा, क्योंकि वर्तमान में जो चल रही है ट्रेंड के क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले, तो आप इस चीज को हल्के में ना ले। आपको एक एक चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, तभी जाके आप अपनी सफलता हासिल कर सकते हो। तो याद हो गया आपको, चूहे पर 1938 और कबूतर पर 1943, इन दो पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग। सर जब से मनोविज्ञान शुरू किया, कभी तो आप चूहे पर प्रयोग करवा रहे हो, कभी कबूतर, कभी कुत्ते पर, कभी बिल्ली पर। भाई देख, मनोविज्ञान है, ठीक है ना, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सोच से परे है, ठीक है। मनोविज्ञान सब्जेक्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ में आ गया पहली बार में, उसके तो मतलब सब कुछ मामला सेट है। और एक बार बिगड़ गया तो फिर वो चीजें आसानी से याद होने वाली नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
चूहे पर प्रयोग कैसे किया था कि इसके अंदर बॉक्स, एक इन्हें बॉक्स बनाया गया था। कैसा? जैसे मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है इस पे, ठीक है। यहां पर ये है दरवाजा, ठीक है, और यहां कोई हुक वगैरह या, और यहां है चूहा बैठा है अंदर। इसके अंदर बॉक्स में इधर उधर घूमता ये जो चूहा है, ठीक है। बाहर ये रखा हुआ है भोजन, ये जो भी अनाज है। अब चूहे को क्या कर दिया, इसके अंदर कैद कर दिया गया। अब यहां पर हुक, तो थोड़े समय बाद चूहा उस बॉक्स के अंतर्गत उछल कूद कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कभी यहाँ पंजा मारा, कभी यहाँ पंजा मारा, पंजा मारते मारते एक समय ऐसा आता है कि उस हुक पर उसका पंजा लगता है, और जैसे ही हुक पर पंजा लगा और यहाँ से दरवाजा खुल गया और सामने जो अनाज पड़ा है, ठीक है, उसको वो खाना शुरू हो गया। ऐसा तो नहीं है कि चूहे को अंदर डाला और सीधा उसी पंजा मारा खुल गया, नहीं। चूहा अपनी जो उस भोजन को देखकर, मतलब जो क्रिया कर रहा है, भोजन को देखकर जो क्रिया कर रहा है, उसमें ये नहीं है कि सीधे ही आपने डाला और बॉक्स दरवाजा खुल गया, बाहर आ गया। वो कभी इधर चढ़ेगा, कभी उधर चढ़ेगा, मतलब चारों तरफ कोशिश करेगा, ठीक है ना। और फिर उस सही हुक पे निशान उसका पंजा या जो जैसे भी वो टच करेगा उसको, और वो दरवाजा खुल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, इसके अंदर बॉक्स है और बॉक्स में इधर उधर उसका घूमना होता है, और जैसे ही उस बॉक्स के अंदर जो हुक लगा हुआ है उस पर उसका पंजा या टच, जैसे ही वो टच करता है तो क्या खुलता है, दरवाजा। और दरवाजा खुलने पर उसको क्या मिलता है, भोजन। मतलब वो काम कर रहा है। जैसे हम क्लास के अंदर जो कोई बच्चे हैं, जो मान लीजिए हम एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, जो फर्स्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, मतलब उसको कहते हैं शाबाश, वेरी गुड। या कोई टीचर ऐसे भी हो सकते हैं, उसको पेंसिल गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी हो सकते हैं क्लास के अंदर को उसको आगे बुला के उसको पूरी क्लास के सामने सम्मानित करो, तो वो क्या होता है, पुनर्बलन। यानी चूहे ने कोशिश की थी, ठीक है ना, क्रिया की थी उसने, और क्रिया करने के परिणाम स्वरूप उसको क्या प्राप्त हुआ, अनाज। तो ये क्या हो गया, पुनर्बलन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है, इसके अंदर के प्रयोग में पहले चूहे द्वारा अनुक्रिया की जाती है, बाद में भोजन यानी जो उद्दीपक है वो मिलता है। यानी जब तक आप अनुक्रिया नहीं करोगे तब तक आपको उद्दीपक हासिल नहीं होगा। हम यहाँ बैठे सोचे हैं कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, कुछ नहीं, कुछ बैठे बैठे कुछ हासिल नहीं होना है। यदि आप किसी कार्य के प्रति क्रिया नहीं करोगे, अनुक्रिया नहीं करोगे, तो आपको वो उद्दीपक नहीं मिलने वाला है। सीधी सी बात है, जो कि पुनर्बलन का काम करता है। यानी आप कोई भी कार्य करते हो, ठीक है, तो आपको उद्दीपक, आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है, वो एक प्रकार का क्या है, पुनर्बलन, ठीक है। इस प्रकार इसके अंदर ने थॉर्नडाइक का जो परंपरागत एस क्रॉस सिद्धांत था उसको आर एस में परिवर्तित कर दिया। थॉर्नडाइक का जो एस क्रॉस सिद्धांत था उसको इसने किस में परिवर्तित किया था, आर एस पर सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तित। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, एस क्रॉस सिद्धांत, उसको किसके अंतर्गत परिवर्तित किया था और किसने किया था, तो आर एस में परिवर्तित किया गया है। इसके अंदर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या दो प्रकार के व्यवहारों से की है। पहली है अनुक्रिया व्यवहार या प्रतिवादी अनुक्रिया, दूसरी है प्रसूत व्यवहार या क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। यानी दो प्रकार के व्यवहार है। क्या है, समझते हैं इसको, कि जो अनुक्रियाएं किसी उद्दीपक के कारण होती है, यानी जो हम किसी काम को हम हमारा टारगेट लेके चलते हैं, जैसे हम अभी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट है गवर्नमेंट जॉब लगना। तो उस जॉब को लगने के लिए हम क्या करें, तैयारी कर रहे हैं, तो वही क्या होगी, हमारी अनुक्रिया हो गई, ठीक है। तो जो अनुक्रिया किसी उद्दीपक के कारण होती है, यानी हमारे सामने वैकेंसी नहीं है, बोल दे आपको 2030 तक कोई वैकेंसी नहीं है, तो कोई भी बंदा किताब लेके बैठ जाए तो हमारी गारंटी है। क्योंकि यदि आपके पास सामने लक्ष्य नहीं होगा, यानी आपके सामने उद्दीपक नहीं होगा, तब तक आप उन अनुक्रिया नहीं करोगे। क्लास के अंतर्गत टेस्ट है, ठीक है, कि हमारा कल टेस्ट है तो आज हम पढ़ के जाएंगे, टेस्ट नहीं है तो हम पढ़ के नहीं जाते हैं। टेस्ट हमें पता है कल हमारा क्या जो लक्ष्य हमारे सामने वो क्या है, टेस्ट है,
ठीक है, तो उस टेस्ट को देखते हुए हम क्या करते हैं, अनुक्रिया यानी पढ़ाई यानी तैयारी करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि अनुक्रिया किसी उद्दीपक के कारण होती है तो उसे अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। यानी किसी उद्दीपक के कारण यदि आप अनुक्रिया करते हो तो उसको क्या कहते हैं, अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। इस प्रकार के व्यवहार के उदाहरण के स्वरूप सभी प्रकार के सहज व्यवहार आ जाते हैं, जैसे कि पिन चुभने पर हाथ हटा लेना। यानी आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और अचानक आपके पांव के अंतर्गत कांटा या कोई ऐसी कील चुभ गई, जैसे ही कील चुभी और आपने पांव हटा लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, चुभना क्या होगी, आपका उद्दीपक। जैसे ही वो चुभी और आपने अनुक्रिया की क्या की आपने उस जगह से पांव हटा लिया। तीव्र प्रकाश में पलकों का छपकना, यानी आपके सामने एकदम तेज रोशनी आए रात में, ठीक है, तो आपकी आंखें एकदम ऐसे मतलब बंद कर दे, ठीक है। फिर खाना दिखाई देने पर लार टपकना, यह भी क्या है, अनुक्रिया है। यानी खाना आपके सामने, खाना क्या है, उद्दीपक है आपका, आपने उद्दीपक को देख कर क्या की, अनुक्रिया की, तो क्या हुई, लार का टपकना। आपके सामने भोजन पड़ा है, रसगुल्ला पड़े आप ग्राह में, और आप देखते हैं मुंडा में पानी आ जाए, वो कहीं है, अनुक्रिया है। और जो रसगुल्ला है वे कहीं है, आपका उद्दीपक है, ठीक है। इसके विपरीत जो अनुक्रिया स्व इच्छा से होती है, ये तो क्या कह रहे हैं कि जो अनुक्रिया किसी उद्दीपक को देख के होती है उसको क्या कहते हैं, अनुक्रिया व्यवहार या प्रतिवादी अनुक्रिया। और इसके विपरीत क्या कह रहे हैं, जो अनुक्रिया स्व इच्छा से होती है अर्थात बिना किसी उद्दीपक के उसे प्रस्तुत व्यवहार कहा जाता है। यानी आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी उद्दीपक नहीं है, फिर भी आप अपनी इच्छा से क्या कर रहे हो, अनुक्रिया कर रहे हो, तो उसे क्या कहा गया है, प्रसूत व्यवहार कहा गया है। जैसे बच्चों द्वारा एक खिलौना को छोड़कर दूसरे खिलौना ले लेना। जैसे हम कभी कभी जैसे लाइब्रेरी में बैठते हैं, हम नोट्स लिखते हैं, हमें कोई नहीं कहते कि आप पेन चेंज करो। जैसे ही हाईलाइट, जब हमारी हाइडिंग आती है, हम क्या पेन ब्लू से रेड, गुलाबी, जो भी पेन हम हाईलाइट लिखते हैं, ब्लैक पेन, ऑटोमेटिक हम चेंज कर लेते हैं। और जैसे हाईलाइट जो हेडिंग हमारी वो खत्म हुई, हम फिर वो जो ब्लू पेन है वो उसमें से वो चलाना शुरू कर दिया। तो क्या कहा गया है कि एक बच्चे के द्वारा उसके सामने बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, लेकिन उसके हाथ में अभी प्रेजेंट टाइम में चाहे वो कार है, मोटर गाड़ी है या रेलगाड़ी है, अचानक उस चीज को छोड़ के वो दूसरी चीज ले लेता है। तो ये क्या हुई, इसकी स्व अनुक्रिया। मतलब उसके सामने कोई उद्दीपक नहीं है, उसका कोई टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक खिलौने को छोड़कर दूसरे खिलौनों को ले लेता है। वो क्या हो गई, उसकी स्व अनुक्रिया। फिर है किसी व्यक्ति को अपने हाथ पांव यूं ही इधर उधर हिलाते हैं। यानी आपने कहीं देखा होगा कि आप कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में और ठीक है, वो अपने हाथ से ऐसे वैसे कुछ इशारे कर रहा है या कुछ ऐसे उसके मन के अंदर कुछ बातें चल रही है, तो वो क्या होगी, इसकी किसी ने उसको नहीं बोला कि आप ऐसे हाथ पांव हिलाओ। कोई व्यक्ति बैठा है कुर्सी पे, अपने ध्यान में बैठा है और उसके हाथ पांव चल रहे हैं, तो वो क्या, उसकी स्व अनुक्रिया है। उसके सामने उद्दीपक नहीं है, उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्व अपनी अनुक्रिया कर रहा है। फिर कुछ पढ़ना लिखना, जैसे आप बुक्स पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए, आपको किसी ने कहा नहीं कि आप नोट्स बनाओ, लेकिन ये आपकी क्या होगी, स्व अनुक्रिया। तो अनुक्रिया व्यवहार के अंदर क्या है कि आपके यदि उद्दीपक आपके सामने है और आप उद्दीपक को देख के जो भी क्रिया कर रहे हो वो क्या है, अनुक्रिया व्यवहार के अंतर्गत आती है। और प्रस्तुत व्यवहार के अंतर्गत क्या आता है कि आपके सामने उद्दीपक नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी स्व इच्छा से जो अनुक्रिया कर रहे हो उसको क्या कहते हैं, प्रस्तुत व्यवहार कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर अनुक्रिया अथवा व्यवहार पर निर्भर करता है। यह व्यक्ति को पहले कुछ ना कुछ करना होता है, उसके बाद ही उसे परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ पुरस्कार की प्राप्ति होती है। यानी कहने का मतलब यह है, जो क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित नहीं है, यह उद्दीपक पर आधारित नहीं है, क्योंकि उद्दीपक यदि आपके सामने है और जो आप अनुक्रिया कर रहे हो तो वो क्या होगी, आपकी जो आपने पहला अभी व्यवहार बताया था वो होगा।
लेकिन आप स्व अनुक्रिया भी तो कर रहे हो ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि उद्दीपक जरूरी नहीं है, आपका जरूरी है अनुक्रिया अथवा व्यवहार पर निर्भर करता है। वह व्यक्ति को पहले कुछ, यदि आप कुछ ना कुछ करोगे तो उसके परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ उसके बदले में क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तथा उसके व्यवहार का पुनर्बलन किया जाता है। इस प्रकार यहां पर परिणाम व प्रभाव का नियम काम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम तैयारी करें 3rd ग्रेड की, हमारा लक्ष्य है 3rd ग्रेड टीचर बनना। हमने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया और हमारी जॉब लग गई। तो ये क्या हुआ, हमारा हमने मेहनत की, मेहनत के बदले क्या मिली, हमें जॉब मिली। तो वो क्या हो गया, आपका पुनर्बलन हो गया, यानी पुरस्कार हो गया। वो आपका पुरस्कार, आपने मेहनत की, उसके बदले में आपको क्या मिली है, जॉब मिली है। तो वो आपका पुनर्बलन या पुरस्कार, कुछ ना कुछ आपने काम किया है, काम के बदले आपको जो भी कुछ मिल रहा है वो पुरस्कार या पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको परिणाम और प्रभाव का नियम भी कहा जाता है। यहां तक समझ में क्लियर, आगे चले। बिल्कुल। फिर इसका क्या है कि इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, तो पढ़ते हैं शैक्षिक महत्व। यह क्या कह रहा है कि वांछित अनुक्रियाओं के पुनर्बलीकरण में से बालकों, विशेषकर छोटे बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वह उचित व्यवहार करने लगता है। छोटे बालकों को के लिए ये सिद्धांत किस प्रकार, जैसे हम घर में देखते हैं, हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि पानी का गिलास लेके आओ, तो वो जाते हैं किचन से गिलास पानी भर के लेके आते हैं। उसके बदले हम उसको चॉकलेट, टॉफी, खिलौने या कुछ भी ऐसी कुछ चीज दे जो उसको पसंद आए, तो वो दूसरी बार हम जैसे उसको पानी लाने के लिए बोलेगा, वो दौड़ के पानी लेके आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं पानी लेके आऊंगा, इनको पानी पिलाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ उपहार मिलेगा। यानी वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ये क्या है, सिद्धांत है जो छोटे बच्चों के लिए प्रोत्साहन, उनको प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, तो स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत उपयोगी है। फिर वंचित और अच्छे से व्यवहार का पुनर्बलन पुरस्कार देखकर या अन्य तरीकों से तुरंत करना चाहिए। यानी आप छोटे बच्चे काम जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने काम किया और आपने उनको कुछ पुरस्कार नहीं, उनको थैंक यू भी नहीं बोला, मतलब आपने उस थैंक यू को बोलने के लिए एक टाइम, मतलब आपने गैप दे दिया 5 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद आपने थैंक यू बोला, तो वो जो थैंक यू है वो किसी काम का नहीं है। पुनर्बलन और पुरस्कार कहते हैं कि जैसे उसका काम हुआ और उसको वो चीजें मिलनी चाहिए। यानी हमने 3rd ग्रेड का पेपर हम देते हैं, और जैसे 3rd ग्रेड का पेपर देने के बाद महीने या 2 महीने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जॉब, मतलब ज्वाइनिंग पे बुला ले। यदि मान लो आज रिजल्ट आया और 5 साल बाद ज्वाइनिंग दे, तो उस चीज का मजा नहीं आता है। इस सिद्धांत का उपयोग बालक में अपेक्षित परिवर्तन लाने में अच्छी तरह से किया जाता है। बिल्कुल सही है, बालकों के अंतर्गत परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि उनको छोटी छोटी चीजें, जैसे उनको बोलेंगे कि आज आप एक पोएम याद करके मुझे सुनाओ, तो मैं आपको ये खिलौना ला के दूंगा, तो बच्चा उस खिलौना को लेने के लिए वो आपको पोएम याद करके सुनाता है, तो उसके क्या हुआ, व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है, इस सिद्धांत में चूहे को भोजन की प्राप्ति एक अच्छे अभिप्रेरक है। इस प्रकार प्रशंसा के 2 शब्द सफलता की अनुभूति, पुरस्कार आदि विद्यार्थी की दृष्टि में अच्छे प्रेरक है। पिंजरे के अंतर्गत बंद चूहे ने अनुक्रिया की थी, और जैसे ही उसने लॉक पे अपना हाथ पंजा रखा या जो भी उसने टच किया, दरवाजा खुला और उसको प्रोत्साहन के रूप में क्या मिला, अनाज मिला था। तो उसी प्रकार प्रशंसा जो सफलता की अनुभूति और पुरस्कार विद्यार्थी की दृष्टि से अच्छे प्रेरक है। यानी विद्यार्थी मेहनत करेगा तो उसको पुरस्कार मिलेगा, अच्छे काम करेगा तो उसको पुरस्कार मिलेगा। अभिक्रमित अनुदेशन इसी सिद्धांत पर आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है।
यानी प्रभाव के नियम पर आधारित है, प्रभाव पड़ता है इसका। प्रभाव कैसे कि मैं आपको YouTube पे क्लास दे रहा हूं, आपने मेरी क्लास देखी, आपने लाइक किया, शेयर किया, तो ये मुझे क्या बोला, प्रोत्साहन, ये मेरा प्रभाव कि हाँ मुझे नेक्स्ट क्लास और भी अच्छे तरीके से लेनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हम आगे। आगे जो स्किनर का जो हमारा सिद्धांत हो गया वो हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अच्छे से याद करना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला थॉर्नडाइक, उसके बाद पावलोव, और तीसरे नंबर पे यदि पूछा जा सकता है तो ये गेस्टाल्ट का सिद्धांत या सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछा जा सकता है। किसने दिया था? गेस्टाल्ट सिद्धांत जर्मन स्कूल की देन है। इसका उदय 20वीं शताब्दी में हुआ है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स व्रदिमर कोलर तथा कोफ का है। काफी बच्चे सुनते हैं कोफ था खाने वाला है। हर समय आप अपने जो मन की जो गति है वो खाने पे नहीं देनी है। इस वर्ड को आप आराम से देखना है, कोफ का है, ठीक है ना, वो लहसुन वाला कोफ्ता नहीं है। ठीक है, आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखें, नाम अच्छे से याद रखने। कोलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग 1917 में कैनरी द्वीप पर किया है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट करके आप लिख सकते हो। कोलर ने किसके? सुल्तान नामक चिंपांजी, एक बंदर था चिंपांजी, उसका नाम क्या था? सुल्तान था। और उस पर प्रयोग कब किया था? 1917 के अंतर्गत प्रयोग किया था। कहां पर प्रयोग किया था? तो कैनरी द्वीप पर इसका प्रयोग किया गया था। कैसे प्रयोग किया गया था वो बात करते हैं हम आगे। ये हो गए हमारे चिंपांजी, कमरे में बंद, छत पर केले और सूझबूझ का प्रयोग कर। जैसे ये हो गया आपका एक कमरा, ठीक है, और ये खड़े हैं आपके चिंपांजी। चिंपांजी तो पता नहीं कैसे बने, वापस बनाता हूँ, ठीक है। मुझे इतनी पेंटिंग आती नहीं है, तो आप मेरी इस कला पे आप मजाक ना उड़ाए, ठीक है ना भाई। ये है चिंपांजी, ठीक है। ये है कमरा आपका बंद, इसमें क्या पड़े? बॉक्स पड़े। और ये सामने कोई कमरा बना हुआ है, ठीक है ना, और इसकी जो छत पे यहाँ पड़े केले, ठीक है, यहाँ केले पड़े। अब चिंपांजी को क्या लगी? भूख लगी। अब इसके ऊपर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियां वगैरह है नहीं, ठीक है, तो ये सोच रहे हैं कि मुझे ये केले खाने हैं। इसका टारगेट क्या है? लक्ष्य आपका है, उद्दीपक यहाँ है, क्या है? केले। लेकिन उसको कैसे हासिल करने हैं? तो फिर इसने एक दिमाग लगाया, ये जो बॉक्स है, इन बॉक्स को आप यहां रखते हैं, और बॉक्स को रखते रखते ये इसके ऊपर चढ़कर क्या हासिल करता है? केले। तो क्या हो गया? चिंपांजी है, कमरे में बंद है, बिल्कुल बंद है, और छत पर केले पड़े हैं, बिल्कुल ये पड़े केले। और सूझबूझ का प्रयोग, इसने बिल्कुल सूझबूझ का प्रयोग किया था कि क्योंकि कमरे के ऊपर किसी भी प्रकार की सीढ़ियां नहीं लगी हुई थी, ठीक है ना। तो सूझबूझ का प्रयोग करके कैसे प्रयोग किया? ये जो कमरे के अंदर जो बॉक्स पड़े थे उनको बाहर रखा, कमरे में पड़े बॉक्स पर चढ़कर केले को प्राप्त करना। बॉक्स पड़े थे कमरे के अंतर्गत, बॉक्स को रखा और फिर उसके ऊपर चढ़कर केलों को प्राप्त किया। ये इसका प्रयोग है। किसका? गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है। यहां तक समझ में आ गया गेस्टाल्ट सिद्धांत? बिल्कुल आ गया सर। अब गेस्टाल्ट सिद्धांत के नियम क्या क्या है? नियम है, एक दो समग्रता का नियम, फिर है समानता का नियम, फिर है समीपता का नियम, फिर है समापन का नियम और निरंतरता का नियम। एग्जाम में ये नियम आपसे पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा नियम
गेस्टाल्ट के सिद्धांत का नियम नहीं है। तो आपको ये पांचों नाम याद रखने हैं। कौन सा? समग्रता, समानता, समीपता, समापन और निरंतरता का नियम आपको याद रखने हैं। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सिद्धांत के आगे। सिद्धांत के आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? इसका शैक्षिक महत्व, यानी इस सिद्धांत का हमारे शैक्षिक महत्व में किस प्रकार से योगदान दिया है या कैसे महत्व रखता है। छोटे बालकों का मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता है। छोटे बच्चे, देखो, हर एक व्यक्ति का मानसिक विकास पूर्ण हो ये संभव नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं ना, जब कोई बच्चा, हम देखते हैं कि हमारे नजरों में जो बड़ा होता है, कहते हैं ना कि नैनो वजन सा भोड़ो हो, हमें होशियार है गो, या कहते कि नैनो वजन सा घणो होशियार हो, हम यूं ज्यों ज्यों मोटो हो ज्यों ज्यों भोड़ो है। ये चीज आप सुनने के हमारे आसपास में हम ये चीजें देखते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि छोटे बच्चों का मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता है। इस दृष्टि से उसके लिए प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना उपयुक्त होता है। लेकिन किशोर जिनका बौद्धिक विकास पूर्ण हो जाता है वह सूझबूझ के द्वारा ही सीखते हैं। छोटे बच्चे को हम रखते हैं, स्कूल से आते हैं, उसको बोलते हैं बैग अपनी टेबल पे आके रखने हैं, कपड़े सही जगह खोलने, जूते अपने सही जगह पे खोलना, लेकिन वो कभी कभी ये चीजें भूल जाता है। जूते फाटक के पास फेंकता है, बैग घर में फेंकता है, कपड़े कहीं फेंकता है, ठीक है, क्योंकि वो चीजें भूल जाता है, क्यों? उसको याद नहीं रहता। लेकिन जब एक किशोर होता है, उसी को हम कहते हैं, जैसे वो स्कूल से घर आया या कॉलेज से घर आया, अपने ऑफिस से घर आया, तो उसका विकास, उसको पता है कि जूते कहाँ रखने हैं, अपना बैग कहाँ रखना है, कपड़े कहाँ खोलने हैं, ठीक है, उसको सभी चीजें पता होती है। और वो सूझबूझ के द्वारा, वो देख के भी मतलब उस देखा देखी भी कर सकता है कि घर के सारे चप्पल आज इस साइड खड़े हैं, इस साइड पड़े हैं, तो मैं भी इस साइड ही रखूं, कपड़े स्नान घर के अंतर्गत है या कहीं और है, तो उसको देख के वो अनुक्रिया कर सकता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सूझबूझ या अंतर्दृष्टि प्रक्रिया को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों को एकीकृत किया जाता है। दूसरे शब्दों के अंतर्गत एकीकृत पाठ्यक्रम इसी सिद्धांत के परिणाम स्वरूप बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है कि एकीकृत पाठ्यक्रम किस सिद्धांत के आधार पर तैयार किया गया है? तो गेस्टाल्ट के सिद्धांत के आधार पर एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। फिर अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को समस्या का पूरा ज्ञान कराए। यदि समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण है तो अंतर्दृष्टि विकसित नहीं होगी। यानी एक अध्यापक की भूमिका होती है कि बच्चों के सामने जो भी समस्या आती है, जैसे बच्चों को निबंध लिखना नहीं आता है, तो उसके बारे में बताएं निबंध क्या इंपॉर्टेंट है, निबंध कैसा लिखा जाता है, उस समस्या का पूरा उसके सामने समाधान कराए। और यदि मान लो अध्यापक ये चीजें ना बता के सीधा वो कॉपी पेस्ट करने का बोल दे, तो बच्चे निबंध नहीं लिख पाएंगे। निबंध की क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है, वो सारी चीजें जब तक उस किसी समस्या के बारे में नहीं बताएगा खुलकर, तब तक बच्चे उस समस्या के प्रति अपनी जो भाव है, जो अपने विचार है, वो नहीं रख पाएंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अध्यापक नवीन ज्ञान देते समय देख लें कि छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक स्तर इस योग्य है भी या नहीं कि वह नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सके। यानी एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि जब भी बच्चों को कुछ नई चीज सिखाए, ठीक है, चाहे तो उसको कक्षा के अंतर्गत बच्चों का जो शारीरिक या मानसिक स्तर उसको पता होना जरूरी है कि मैं आज जो क्लास के अंतर्गत पढ़ा रहा हूं उसके लिए बच्चा तैयार है या नहीं है। अब मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं आप उस चीज से पहले कभी रूबरू नहीं हुए हो और मैं जबरदस्ती आपके ऊपर थोप रहा हूं, तो वो चीजें आपके समझ में नहीं आएगी। उसके लिए आपकी उस चीज के प्रति मतलब योग्य है या नहीं है, शारीरिक मानसिक रूप से आप उस चीज को सीखने में सक्षम हो तो ही वो चीजें सीखी जा सकती है।
इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास संभव है, जैसे तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो भी चीजें हम कुछ सिखाते हैं तो मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिसमें वो उस चीज के प्रति सोच सकता है, उस चीज के प्रति विचार कर सकता है, उस चीज के प्रति कल्पना कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में भारत में जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर, तो बच्चे उस चीज को समझने, उस अपना खुद का विचार रख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कल्पना ये भी हो सकती है कि सरकार ने इस ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया, या फिर जो मिसाइलें दागी वो इतनी कम क्यों दागी थी, पूरे पाकिस्तान को खत्म भी कर सकते थे। यानी ये सारे विचार उसके अंतर्गत उत्पन्न होने जरूरी है। यह सिद्धांत गणित, विज्ञान और व्याकरण आदि विषयों को सीखने के लिए उपयोगी है। इस विषय के अंतर्गत ऐसी बहुत सी समस्या आती है जिन्हें केवल सूझबूझ से ही सुलझाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है विज्ञान, गणित और व्याकरण, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने पहले पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन बीच में आपने यदि गैप रख दिया और फिर वो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और आपको याद नहीं है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को सूझबूझ के साथ, जैसे 2 इंटू 3 क्या होते हैं 6 और 3 प्लस 3 6। अब आपको पता है कि 2 इंटू 3 क्या है 6, और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 3 प्लस 3 क्या है, तो आप अपने सूझबूझ के आधार पर इसका उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करते हैं, जैसे रटना, आदत बनाकर सीखना आदि। क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत के अंदर कहा गया है कि आप जब तक आप खुद करके नहीं सीखोगे तब तक आप वो चीजें नहीं सीख पाओगे। समस्या समाधान विधि द्वारा सीखना इसी सिद्धांत पर आधारित है। आपके टीचिंग मेथड के अंतर्गत समस्या समाधान विधि दे रखी है, तो समस्या समाधान विधि द्वारा सीखना इसी सिद्धांत पर आधारित है। आप मनोविज्ञान के साथ साथ आप टीचिंग मेथड भी आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यह सिद्धांत रचनात्मक कार्य के लिए विशेष उपयोगी है। रचनात्मक कार्य क्या, कि आप जब तक खुद करोगे, जैसे आप वॉलीबॉल खेलते हो, जब तक आप खुद उस मैदान के अंदर वॉलीबॉल नहीं खेलोगे तब तक आपको वॉलीबॉल के बारे में आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप देखने से आप वो चीजें नहीं सीख पाते हो। असली मजा तब आएगा आप जब खुद करते हो। आप ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलोगे तभी आपको पता चलेगा कि बॉल की स्पीड क्या है, कैच कैसे करना है, शॉट कैसे मारना है। वो सारी चीजें आप मैदान के अंतर्गत जाओगे तभी आप सीख पाओगे। आप बाहर बैठे ऐसे दर्शक बन के आप कहोगे कि इसने छक्का क्यों नहीं मारा, इसने बॉल्ड क्यों नहीं किया, तो वो एक आपकी कल्पना शक्ति है, आप उस खेल को नहीं सीख सकते हो। इस सिद्धांत का अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। यानी जो अनुसंधान कार्य होते हैं इस सिद्धांत का वहां पर बहुत ज्यादा उपयोग किया जाएगा, क्योंकि वहां पर हर एक चीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई मिसाइल लॉन्च मिसाइल उन्होंने तैयार की है तो उसका प्रयोग किया जाता है कि वास्तव में जिस उद्देश्य से इस मिसाइल को तैयार किया गया है, जिस उद्देश्य से ये बॉम्ब को बनाया गया है, क्या वो उद्देश्य हासिल कर पाता है या नहीं कर पाता है। इसलिए उसका प्रयोग क्या कर, अनुसंधान में हर चीज का एक प्रयोग होता है। तो प्रयोग के आधार पर जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं तो गेस्टाल्ट का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सूझ का सिद्धांत उपयोग में लिया जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो स्किनर और गेस्टाल्ट दो सिद्धांत आज हमने पढ़े हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप हमारा कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है, आप अपने विचार शेयर कीजिए। और पीछे जो कमेंट आए थे कि सर आपने क्लास कंटिन्यू, तो कुछ कारण है जिसकी वजह से कंटिन्यू नहीं बन पा रहे हैं। जैसे ही वो कारण बिल सॉल्व हो जाएंगे आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ एग्जाम से पहले पहले हम हमारी सारी क्लासें खत्म कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट तक क्लास में बने रहे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।